अरविंद केजरीवाल साहब आए तो थे बड़े गुस्से में कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन जब केजरीवाल जी के हाथ में सत्ता आई तो फंस गए घोटाले में। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और के कविता को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने 7 मई तक बढ़ाई है दोनों की न्यायिक हिरासत। तो अन्ना हजारे आए थे जुनून में, हमको लगा कि अन्ना देश के आंधी है, देश के दूसरे गांधी हैं, लेकिन पता चला कि अन्ना जी तो खुद एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का हिस्सा है। सिर्फ इलाज के खर्च के कारण हमारे देश के लगभग 3 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। बिहार में धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कारण फिर वही है। तस्वीरें मधुबनी की, जहां भुतही नदी पर निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिर गया। सर, मूल्यों को टाइट करते करते आपने देश के लोगों में नफरत का इतना बड़ा बीज बो दिया है। कोई व्यक्ति इस पर बोलता है तो उसके पीछे आईटी सेल की भूखे बंदरों को छोड़ दिया जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइक ट्रिक। कानून बनना चाहिए था दबाव पर ज्यादा रैट लिखने वाले लोगों के खिलाफ, लेकिन जोर दिया जा रहा है जगहों के नाम बदलने पर। जिस देश में शिक्षा को लेकर कानून बनने चाहिए थे, वहां पर कानून बन रहे हैं लव जिहाद के, जो सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी को निशाना बना रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार मुद्दे भटकाना चाहती है। जहां पर कानून बनने चाहिए थे फूड सेफ्टी के, वहां पर सिर्फ नाम लिखने मात्र से ही काम चलाया जा रहा है कि अपनी दुकानों के आगे नाम लिखो। आप सोचिए, जिससे विदेशों में कुत्ते भी नहीं नहाते, उससे भारत में लोग नहा रहे हैं। वो लाइफ बॉय साबुन भारत में डॉक्टर की सलाह वाले ऐड के साथ में बिक रहा है। ऐसी 1000 चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा। और ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो कई देशों में बैन है, पर भारत में बखूबी खूब दबाकर बिक रहे हैं। उस पर सरकार का कोई स्टैंड नहीं है, कहीं से कहीं तक भी। अगर इनको देश की सच में फिक्र होती तो देश को बांटने वाले कानून ना लाकर जो कानून देश के लिए जरूरी हैं उनको लेकर के आते। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। क्या आपको पता है, भारत की मुख्य समस्याओं में से कई समस्याएं ऐसी हैं जिन पर सरकार की निगरानी और कार्रवाई की सख्त जरूरत है, लेकिन सरकार का उन पर 1% भी ध्यान नहीं है और सरकार मुद्दे भटकाने में लगी हुई है। जैसे गरीबी और असमानता देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत में गरीबी और आय असमानता एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जिस पर किसी की कोई नजर नहीं है। कई जगहों पर तो लोगों की बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। बुनियादी जरूरतें और तो और आर्थिक विकास का पूरा लाभ तक उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इस पर बोलता है तो उसके पीछे आईटी सेल की भूखे बंदरों को छोड़ दिया जाता है, जो बिना वजह आंखें बंद करके लोगों को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बड़ी कमी है। एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में इसे देखा जाता है। यहाँ तक कि लोगों के पास में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा, शिक्षा और दवाएं तक लोगों के पास में नहीं पहुंच पाती, जिनको सुधारने की जरूरत है। लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है, उसको बस सिर्फ और सिर्फ मुर्गे लड़ाने हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। आपको पता है 10 पैसे की बी कॉम्प्लेक्स 35 रुपए तक में बिकती है। और जब एक डॉक्टर कोई दवाई लिख कर देता है तो उसका लगभग 80% तक कमीशन डॉक्टर अपने पास में रखता है, खुद डॉक्टर खाता है। और ये इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि डॉक्टर की उसमें कमाई जा रही है, डॉक्टर कोई मेहनत कर रहा है। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि कंपनी 1 रुपए की चीज पर 100 रुपए के दाम लिखती है, या शायद उससे भी ज्यादा लिख देती है। तो ये जो सरकार आज उल्टे सीधे कानून लेकर के आ रही है, क्या सरकार को इन दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ एक कानून नहीं बनाना चाहिए कि आप रेट ज्यादा लिख क्यों रहे हो? क्यों आप 10 पैसे की चीज पर 35 रुपए का प्राइस डालकर भेज रहे हो? लेकिन नहीं, इनको पहले कानून बनाना है लव जिहाद पर, ताकि बहुसंख्यक को खुश कर सके और उनको बोल सके कि देखो हमने कैसे अल्पसंख्यक को टाइट कर दिया। ये बात हमारा बहुसंख्यक क्यों नहीं समझ पा रहा है कि आप लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से आपको भटकाया जा रहा है। आपको समझना होगा कि सिर्फ इलाज के खर्च के कारण हमारे देश के लगभग 3 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक किसी भी मरीज के इलाज के दौरान
होने वाले खर्च का लगभग 70% अकेले दवाओं पर खर्च हो जाता है। कोई इस पर बात नहीं करेगा। और तो और सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि इलाज और दवाओं पर होने वाले खर्च की वजह से देश में हर साल 3 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनसे जुड़ी दवाओं के ज्यादातर पेटेंट सब बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में है। कई जानलेवा बीमारियां जैसे कि HIV है, लंग कैंसर है, लीवर है, कैंसर जैसी बीमारियों में काम आने वाली दवाओं के ज्यादातर पेटेंट इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी चीज पर अपना पेटेंट करा लिया तो फिर मेरे अलावा उस चीज को कोई नहीं बना सकता, और अगर कोई व्यक्ति बनाएगा तो उसको पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको कितने पैसे में या किस चीज के बदले में परमिशन दूं। ये है पेटेंट। आगे बढ़ते हैं। और वो कंपनियां इन्हें अलग अलग ब्रांड से बेचती हैं। अगर यही दवा जेनेरिक में उपलब्ध हो तो इलाज पर लगभग 200 गुना तक खर्चा घट सकता है। 200 गुना बहुत बड़ी रकम होती है। आप सोचो, जैसे HIV की ब्रांडेड दवा का खर्च लगभग $250 यानी कि 1,75,000 रुपए है, जबकि जेनेरिक दवा में यही खर्च $12 हो जाएगा। मतलब 800, 900 या 1000 रुपए तक पहुंच सकता है। सोचो, 1,75,000 और 800, 900 रुपए। और तीसरा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा प्रणाली में सुधार। शिक्षा की गुणवत्ता, विशेषकर सरकारी स्कूलों में सुधार की बड़ी जरूरत है। शिक्षक की बहुत बड़ी कमी है जो कि पूरी नहीं हो पा रही है। और पुरानी 90s के जमाने की शिक्षा प्रणाली से नई शिक्षा प्रणाली की ओर कदम रखने की हमें सख्त जरूरत है। सरकार को यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बजट के नाम पर वही निकाल देते हैं थोड़ी सी चिंदी पुंदी। अब आप एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा। मान लो कि आपका बच्चा एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, आपके पास फोन आता है टीचर का कि अपने बच्चे की फीस जमा कीजिएगा। तो उस स्कूल की फीस बैठती है लगभग 50,000 रुपए सालाना। और उसके बाद फिर वही टीचर आपसे कहते हैं कि देखो भैया, फीस तो आपने जमा कर दी है, लेकिन अब आप किताबें भी हमारी बताई हुई दुकान से खरीदोगे। जिसके बाद में कम से कम 70% कमीशन स्कूल वहां से भी ले लेता है जहां से कि आप किताबें खरीदते हैं। ये भी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। फिर स्कूल कहता है कि भैया आपको ड्रेस भी हमी से खरीदनी है, स्कूल को वहां पर भी कमीशन चाहिए। उससे भी उनका पेट नहीं भरता, तो फिर स्कूल में जो टीचर्स लोग होते हैं वो कहते हैं कि अपने बच्चे को हमसे ट्यूशन पढ़वाओ और हम फिर उस बच्चे को तेज कर देंगे। अब आप एक बात समझिए कि जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जिंदा हो, जो सरकार की तरफ से फ्री में राशन खा रहे हो, तो क्या उनके पास में इतना पैसा होगा कि वो अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ाई करवा सके? क्योंकि सरकारी स्कूलों पर तो सरकार का फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। तो सोचते हैं कि शायद भाई प्राइवेट में चले जाएं, लेकिन प्राइवेट में भी इतना ज्यादा घोटाला चल रहा है। तो क्या सरकार का ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को पहले एजुकेशन देनी चाहिए? क्या सरकार को इस पर कानून नहीं लाना चाहिए कि ये जो प्राइवेट स्कूल डग्गामारी कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कानून नहीं बनना चाहिए? क्या सरकार को नेम प्लेट की तरह इन स्कूलों को नोटिस नहीं देना चाहिए, जैसे कि सरकार ने कहा कि भैया अपने दुकान के आगे अपना नाम लिखो? ऐसे ही स्कूलों को भी नोटिस जारी कर देना चाहिए कि देखो, आप एक्स्ट्रा पैसे किसी से नहीं ले सकते। और क्या सरकार को उन कंपनियों पर जो किताबों के रेट बहुत ज्यादा लिखकर बेचती हैं, क्या उन पर लगाम नहीं लगाना चाहिए? और क्या सरकार को उन दुकानदारों के खिलाफ कानून नहीं बनाना चाहिए जो स्कूलों को मोटी मोटी कमीशन दे रहे हैं? क्या सरकार उन स्कूलों पर कानून नहीं बना सकती जो महंगी महंगी फीस ले रहे हैं, जो कि पूरी तरह से शिक्षा को बर्बाद करने में लगे हुए हैं? मुझे बताइए। लेकिन सरकार नहीं बनाएगी इस तरह के कानून, क्योंकि जब उसको वोट हिंदू मुस्लिम करने से मिल रहा है तो फिर वो क्यों देश के विकास के चक्कर में पड़ेगी? क्यों ऐसे मुद्दों को उठाएगी, ऐसे मुद्दों के खिलाफ बोलेगी? क्योंकि वोट सरकार आपसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर ले रही है और बिजनेसमैन से फंड लेकर के चुनाव लड़ रही है, तो भैया वो तो चाहेगी कि आपको हिंदू मुस्लिम में लड़वाए। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा आता है भ्रष्टाचार का, जिस पर कानून बनना चाहिए था। तो अन्ना हजारे आए थे जुनून में, हमको लगा कि अन्ना देश की आंधी है, देश के दूसरे गांधी है, लेकिन पता चला कि अन्ना जी तो खुद एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का हिस्सा है। भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो सरकारी योजनाओं और सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित करती है। इसे समाप्त करने के लिए ठोस कदम की
जरूरत है, उपाय करने की जरूरत है, लेकिन सरकार को इसकी भी कोई चिंता नहीं है। अब आप सोचिए कि 1200 करोड़ रुपए में बनी संसद की इमारत लीक हो जाती है। कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं। राम मंदिर बनाया जाता है और मंदिर की छत टपक जाती है। कारण फिर वही रहता है, भ्रष्टाचार। लेकिन इस बार श्री राम जी के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। बिहार में धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं, कारण फिर वही है, भ्रष्टाचार। पेपर लीक हो रहे हैं, कारण फिर वही है, भ्रष्टाचार। जो भी व्यक्ति पावर में होगा वही व्यक्ति सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा। तो वो क्यों बनाएगा भ्रष्टाचार के लिए कानून? आप सोचिए कि अगर मेरे पास में किसी तरह की सत्ता पावर नहीं होगी तो फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होगा और मैं भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं करूंगा, चाहकर भी नहीं कर पाऊंगा। और अगर मेरे हाथ में पावर होगी तो ना चाहते हुए भी मैं भ्रष्टाचार कर सकता हूँ। जैसे कि अरविंद केजरीवाल साहब आए तो थे बड़े गुस्से में कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जब केजरीवाल जी के हाथ में सत्ता आई तो फंस गए घोटाले में, शराब के घोटाले में। तो सरकार का ये सब तो रोना धोना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसको नेस्तनाबूद कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। होना हुआना कुछ है नहीं। और देश का एक मुद्दा पर्यावरण भी है। हवा और पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो रहे हैं, जंगल की कटाई करवाई जा रही है, जलवायु में परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं आ रही हैं। लेकिन कोई परवाह नहीं है सरकार को। जो लोग इनकी पार्टियों को चंदा देते हैं ये उनके लिए कुछ भी अलॉट कर देते हैं। आज लोगों का सांस लेना तक दुश्वार हो रहा है। दिल्ली जैसी जगह में आप आकर देखो कभी दिल्ली। जो व्यक्ति ये कह रहा है ना कि वो सिगरेट नहीं पीता, तो वो दिल्ली में अगर सांस ले रहा है तो रोज की 10 सिगरेट पी रहा है, इतना पॉल्यूशन है। लेकिन सरकार से जब पूछो तो सरकार कंपनियों को नहीं पकड़ेगी जो जहरीली गैसें छोड़ रहे हैं, बल्कि वो पकड़ती है किसानों को कि किसान पराली जला रहा है इसलिए धुआं हो रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, किसान के द्वारा जो धुआं होता है वो जहरीला नहीं होता है, वो सिर्फ धुआं होता है। पर जहरीला धुआं जो आता है वो फैक्ट्रियों से आता है। लेकिन सरकार की इस पर भी नजर नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी समझदार जनता हमारे देश में पाई जाती है उतनी समझदार जनता कहीं नहीं पाई जाती। हमारे देश की जनता को अपने बच्चों का रोजगार नहीं दिखता, हमारे देश की जनता को अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दिखती, हमारे देश की जनता को अपने बच्चों का स्वास्थ्य नहीं दिखता। हमारे देश की जनता को दिखता है तो सिर्फ नफरत की बातें करने वाले लोग दिखते हैं, जो नफरत की बातें करते हैं। और उसके बाद फिर हमारे लोग रोना धोना मचाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ यह है कि सरकार को देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन पर कि आपको सिर्फ अल्पसंख्यक को टाइट करना है। आज असम सरकार में, उत्तराखंड सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में होड़ लगी हुई है कि देखो हम तुमसे ज्यादा कट्टर हैं। वेल दोस्तों, वीडियो यहीं तक है। यहाँ तक आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।